नमस्कार, हमारी खास पेशकश कृषि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। कई किसानों से आपकी मुलाकात करवाई, कई कहानियों से आपको रूबरू करवाया। आज बिल्कुल अलग एक कहानी आपको दिखाएंगे। दरअसल हमने बात की पशुपालन की, हमने बात की मसालों की खेती की, हमने बात की हाइड्रोपोनिक और तमाम दूसरी तकनीकों की जिसके जरिए किसानों ने खुद को समृद्ध बनाया। हमने बात की कैसे पैकेजिंग, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है किसानों के लिए। इन सारे विषयों के बीच में अभी तक एक अनछुआ पहलू रहा है मधुमक्खी। जी हाँ, ये भी किसानों को समृद्ध करने के लिए, करवाने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। भारत में मधुमक्खी पालन का काम सदियों पुराना है। खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय के लिए किसान इस काम को पहले भी करते रहे हैं। फिलहाल व्यापार के लिए देश में इसी खेती को बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यही कारण है कि भारत आज विश्व के 5 सबसे बड़े शहद उत्पादक देशों में शामिल हो गया है। इस व्यवसाय ने किसानों की आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसका उदाहरण है गोरखपुर जिले के छोटे से गांव हरपुर निवासी राजू सिंह, जिन्हें शहद किंग के नाम से जाना जाता है। राजू सिंह का सालाना व्यापार फिलहाल करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। उनकी कहानी को देखिए, फिर उनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसे इस व्यवसाय से किसान समृद्ध हो सकते हैं। भारत में मधुमक्खी पालन का काम सदियों पुराना है। खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय के लिए किसान इस काम को पहले भी करते रहे हैं। फिलहाल व्यापार के लिए देश में इसकी खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। यही कारण है कि भारत आज विश्व के 5 सबसे बड़े शहद उत्पादक देशों में शामिल हो गया है। इस व्यवसाय ने किसानों की आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसका उदाहरण है गोरखपुर जिले के छोटे से गांव हरपुर निवासी राजू सिंह, जिन्हें शहद किंग के नाम से भी जाना जाता है। राजू सिंह का सालाना व्यापार फिलहाल करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बिना खेत के खेती से कैसे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, एक करके दिखाया है यूपी के गोरखपुर के रहने वाले राजू सिंह ने। विरासत में मिले खेती के हुनर को राजू सिंह ने ग्रेजुएट की शिक्षा के बाद अपने कौशल में उतारा और नए प्रयोग करते हुए मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लेकर 1992 में काम शुरू किया। 2 बक्सों से मधुमक्खी पालन शुरू करने वाले राजू सिंह हजारों बक्सों के जरिए सैकड़ों क्विंटल शहद का उत्पादन करते हैं और करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने मधुमक्खी बक्से, पराग, प्रोपोलीज और रॉयल जेली के व्यवसाय को भी विकसित किया है। बड़े पैमाने पर शहद की अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करने वाले राजू सिंह ने इसकी बिक्री शुरू करने के लिए हाई ग्रोथ एग्रो एंटरप्राइजेज नाम से कंपनी भी शुरू की है। उन्होंने कई किसानों को इसका हुनर भी सिखाया है और मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग भी देते हैं। शहद उत्पादन के क्षेत्र में अहम काम करने वाले राजू सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल से पुरस्कार सम्मान मिलने के साथ साथ कई और पुरस्कार मिल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस कहानी के बारे में जानना इसलिए अहम है क्योंकि मधुमक्खी के कारोबार के बारे में बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं। इसको समझकर और इसके बहुत बारीकियों को जानकर आगे बढ़ने में फायदा ही फायदा है। जैसा हमने आपको बताया कि विश्व में, पूरी दुनिया में भारत 5 सबसे बड़े कारोबारियों में शहद का उत्पादन जो है भारत में इतने बड़े पैमाने पर होता है। और ये बात भी बहुत साफ है कि मधुमक्खी का शहद हो, और आप अगर सिर्फ शहद तक सीमित हैं तो आपकी जानकारी बहुत सीमित है। दरअसल मधुमक्खी का पालन करने वाले शहद के साथ साथ कई ऐसे बाय प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो तमाम तरह की आय के लिए बहुत बड़ा स्रोत साबित होते हैं। और ये राजू सिंह की कहानी भी हमको बताती है। आज जब हम उनसे बातचीत करेंगे तो हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के साथ साथ में बहुत सारी संभावनाएं ये व्यवसाय लेकर आता है किसान भाइयों के लिए। कृषि एक्सप्रेस का मकसद है, चाहे हमने कई कहानियों को आपके सामने रखा तो हमने आपको बताया कि जिन परंपरागत फसलों के बारे में आप सोचते हैं या जानते हैं जिनके बारे में, उससे इतर संभावनाओं से भरी कई और योजनाएं, कई और फसलें होती हैं। सही पैकेजिंग, सही मार्केटिंग, सही समझ, सही ट्रेनिंग हो तो यहाँ पर किसान भाई बड़ा फायदा हासिल कर सकते हैं, खुद को समृद्ध कर सकते हैं, जैसे गोरखपुर के राजू सिंह ने खुद को समृद्ध किया है। शहद व्यवसायी के तौर पर उनकी पहचान ये है कि शहद किंग के तौर पर वो जाने जाते हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने इसकी बारीकियों को जाना, बहुत गहराई से उन्होंने समझा
कि शहद का ये जो व्यवसाय होता है इसमें अपार संभावनाएं होती हैं। इन संभावनाओं में हम देखते हैं कि मेडिकल के लिहाज से देखिए, शहद को अमृता भी कहा जाता है, अमृत के तौर पर भी इसको जाना जाता है। और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि परंपरागत रूप से हो, चाहे इसके मेडिसिनल यूज़ हो या चिकित्सकीय इसके जो इस्तेमाल हैं, उनकी वजह से इसका महत्व बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट ये भी अपने आप में एक बड़ी संभावना को पैदा करता है। हर वो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होता है दुनिया के अन्य देशों में जिसकी मांग होती है, वो आपके लिए धन का एक बड़ा जरिया बन सकता है। और ये कहानी हमें ये भी बताती है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री सभी राजू सिंह को सम्मानित कर चुके हैं। इसकी बड़ी वजह है कि उनका काम किस तरीके से वो अन्य किसानों के लिए, मधुमक्खी पालन करने वाले अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से अगर सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाता है तो आप इस व्यवसाय में समृद्धि को हासिल कर सकते हैं। और कृषक राजू सिंह, जो कि जिनको आप कह सकते हैं एक सफल एंटरप्रेन्योर भी हैं, उनकी कहानी इसी तरफ इशारा करती है। राजू सिंह साहब जो कि शहद कारोबारी हैं, वो मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि एक्सप्रेस पर। कृषि एक्सप्रेस के इस मंच पर हम पहली बार मधुमक्खी पालन के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कई किसान भाई जो आपको सुनेंगे, उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस व्यवसाय के बारे में। राजू सिंह जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि शहद कारोबार के बारे में आपने कैसे सोचा, किस तरह से इसको प्लान किया, किस तरह से आपको आइडिया मिला कि आपको इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, नमस्कार। नमस्कार। कृषि एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए हेलो। आप अपनी बात पूरी करें, आपको बहुत स्पष्ट सुन पा रहे हैं हम। जी जी, कह रहे थे हम पहले हम भी पारंपरिक खेती ही करते थे जी। और औद्यानिक फसलों की खेती करते थे, जैसे सब्जियों की खेती और धान गेहूं भी करते थे। लेकिन टमाटर मेरा मुख्य फसल था। जी और जी। टमाटर का रेट भी उस समय बहुत सस्ता होता था और कभी कभी भाव ज़्यादा गिर जाता था, तो मार्केट में ले जाने के बाद वापस ला नहीं सकते थे। ऐसी दशा में मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसी खेती की जाए जो जब चाहे तब बेचा जाए, जी। कभी खराब ना हो, आज का कल परसों एक साल बाद बेचा जाए, डंप कर लिया जाए। तो हमारे दिमाग में ये सवाल जब आया तो ये पता चला कि सबसे अच्छा जो है शहद ही है, जो कभी खराब नहीं होता है। तब हम इसकी शुरुआत 1991 में शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी ला करके मधुमक्खी का काम शुरू किए। तब से आज से कर रहे हैं। 91 से 2024 जब हम आप बात कर रहे हैं और 2024 इसका समापन होने जा रहा है, मुझे ये बताएं ये 91 से 24 तक का जो आपका सफ़र रहा है इतने सालों का, ये कैसे आगे बढ़ा, क्या क्या आपने गलतियां की, उनसे कैसे सीखा, कैसे कारोबार को और बढ़ा किया, वो थोड़ा सा बताएं ताकि जो और भाई इस बारे में सोच रहे हैं उनको थोड़ा सा नॉलेज मिले, आपके अनुभव से वो सीख पाएँ। देखिए, शुरुआत तो जब हमारी तो उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। आज तो हम आप सीधे कहीं भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वीडियो कॉलिंग से बात कर सकते हैं। जी। जब हम शुरू किए तो कोई सहारा नहीं था, टेलीफोन का भी व्यवस्था नहीं था, ग्रामीण क्षेत्रों में तो कुछ नहीं था। लेकिन यही दिक्कतें आती थी। ट्रेनिंग तो हम लेकर के आए तो शुरुआत किए, लेकिन कोई चीज़ें पूछने के लिए कोई सहारा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इसको उन्हीं की आदतों को, उनके बारे में जानते जानते, उनकी आदत से, उनके स्वभाव से मेल मिलाप करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब आज जाके जब टेलीफोन वगैरह आया, फिर उसके बाद पूरे उत्तर भारत के लगभग सारे बौल पालन केंद्रों का हमने भ्रमण भी किया, जगह जगह माइग्रेशन किए, वहाँ से भी कुछ जानकारियाँ कैसा अगला कैसा कर रहा है। दक्षिण भारत भी हम घूमे, तो बहुत सारी जानकारी को कलेक्ट करने के बाद सबके कार्यों को देखते हुए और नकल करते हुए जा करके अब जाके हम पूरा पूर्ण रूप से पारंगत हो गए जी। और तब से अच्छे से कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में आपने अपनी इस लंबी जर्नी को बताया। देखिए,
मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि किस तरीके से शहद का कारोबार जो है उसको शुरू किया। अभी तक की जो कहानी हमने समझी राजू सिंह जी की, उस कहानी से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं आप जब शुरुआत करते हैं तो परंपरागत खेती से ही करते हैं, वही खेती जिसको आमतौर पर सभी लोग आजमा रहे हैं। लेकिन उसके बाद में ऐसा क्या होता है कि आपको एहसास होता है कि नहीं, आपको कुछ अन्य विकल्पों के बारे में विचार करना चाहिए। कई किसान भाइयों की कहानी देखते हुए हमें यह एहसास हुआ कि उन्होंने विकल्पों पर कार्य किया। जैसे डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी है, उनकी कहानी को जब हम रखते हैं तो काली मिर्च के उत्पादन पर वो आए, या मसालों के बारे में कई अन्य लोगों ने काम किया। तो राजू जी, मुझे आप ये बताइए कि किस तरीके से आपने ये सोचा कि नहीं, परंपरागत खेती जो है वो उतने भर से काम नहीं चलेगा, और दूसरा ये भी पहलू बताइएगा कि क्या आज भी परंपरागत खेती और मधुमक्खी पालन दोनों को आप साथ में लेकर चलते हैं, या आपने पूरी तरह से फोकस अब मधुमक्खी पालन पर किया है? देखिए, जब शुरुआत किए थे तो मेरा ये मानना था कि हमारा पार्ट टाइम, शुरुआत होती है। बाद में जब थोड़ा शहद का उत्पादन करने लगे, बक्से हमारे कॉलोनियां बढ़ने लगी, तब भी हम इसको पार्ट टाइम रोजगार के तौर पे करते थे। लेकिन जब इसमें ज्यादा फायदा होने लगा, तब ये हमारा फुल टाइम रोजगार हो गया। अब हम अपने किसान भाइयों को, जहां भी पहले तो हम माइग्रेशन करते थे तो लोग अपने गांव में उतरने नहीं, पहले जाते थे सर्वे करने की, आपके वहां फूल अच्छा है, दलहनी और तिलहनी फसलें अच्छा हैं, और यहाँ हम अपनी मधुमक्खी को लगाना चाहते हैं। तो लोग कहते थे नहीं भैया, हमारे गांव पर मत लगाइए, नहीं तो हमारे फसलों को चूस डालेंगे। हाँ, और हम लोगों का उत्पादन नहीं। तो समझाते बुझाते थे, लेकिन फिर भी कई गांव नहीं तैयार होते थे। फिर दूसरे गांव पे जाते थे, फिर धीरे धीरे पटाते लोगों को कि भैया देखिए, आप उद्यान विभाग से संपर्क कर लीजिए, ग्राम उद्योग से संपर्क कर लीजिए। हाँ, उन लोगों को भी लाते थे गांव में, उन लोगों का सहारा लेते थे कि भैया चल के बताइए। कृषि विज्ञान केंद्रों से डॉक्टर लोगों को पकड़ते थे कि भैया चल के आप लोग बताइए ग्रामीणों को, नहीं तो ये ग्रामीण अपने तो नुकसान उठा ही रहे हैं, हमारा भी नुकसान उठा रहे हैं, देश का भी नुकसान हो रहा है इससे। क्योंकि जो मधुमक्खियां हमारे खेतों का पॉलिनेशन करती हैं, प्रकृति ने इनको बनाया है, हमारा तो बनाया हुआ है नहीं जी। और ये पॉलिनेशन करके फसलों का हमारे उत्पादन को बढ़ाती हैं, और साथ साथ अमृत के रूप में शहद भी देती हैं, जो हमारे वेदों में भी वर्णन है, दुर्गा स्तुति में भी शहद का वर्णन मिलता है। और ऐसे अमृत चीज को जो नहीं निकालने पर मधुमक्खियों द्वारा ही कलेक्ट हो सकता है, और कोई सहारा भी नहीं है इसको कलेक्ट करने का, और आखिर ये पैसा पेड़ों पर सूख जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, किसान का भी नुकसान होगा। बहुत सारी चीजों को समझाया जाता था, लाके लोग समझते थे, तब जाके किसी तरह से किसान तैयार हुए। तब धीरे ये बड़ा दिलचस्प पहलू, मैं जरा इस पर विस्तार से बातचीत करूंगा। दरअसल ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि आमतौर पर परंपरागत रूप से जानकारियों के अभाव में हम कुछ उन्हीं चीजों के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा जानते हैं, और उसके आगे हम किसी चीज को अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते हैं। और राजू सिंह जी की कहानी ये बताती है कि अगर आप नई चीजों के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो आने वाले दिनों में आपके लिए कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। आप देखेंगे कि उनके साथ के जो किसान हैं, जिनको समझाना या पटाना शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो उनसे बहुत आगे निकल गए और आज उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। मधुमक्खी पालन इतना आसान भी नहीं है और देखा जाए तो बहुत कठिन भी नहीं है। राजू सिंह, जिनको शहद किंग के तौर पर भी जाना जाता है, जाने माने शहद कारोबारी हैं, वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि कैसे शुरुआती दौर में चुनौती आई, वो भी परंपरागत खेती को करते थे, परंपरागत खेती की चुनौतियों को उन्होंने देखा और उसके बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें वैकल्पिक खेती के तौर पर या वैकल्पिक विकल्प के तौर पर शहद के कारोबार को आगे बढ़ाना चाहिए। राजू सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। राजू सिंह जी, अब वो दर्शक जो आपको सुन रहे हैं और खुद मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, 3 टिप्स उनको बताइए कि शुरुआती दौर में आपको किन बातों का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। 1991 से 2024 आपका ये जो लंबा अनुभव है, इस अनुभव का निचोड़ आप क्या मानते हैं? देखिए, यह कार्य, मधुमक्खी पालन का कार्य, इस शुरुआत करने के लिए सबसे प्रथम दृष्टया तो हम ये कहेंगे कि वो हमारे जो इर्द गिर्द हैं, जो हमसे करीब हैं, वो लोग तो आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन जो दूर के लोग हैं वो
कहीं भी किसी भी मूल पालन केंद्र पे या कृषि विज्ञान केंद्र या उद्यान विभाग के ट्रेनिंग सेंटर पे जहाँ भी ट्रेनिंग कराई जाती है वहां से पहले एक प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो कुछ फिजिकली भी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि प्रशिक्षण कभी कभी ऐसा होता है कि केवल क्लास करा दिया जाता है, फिजिकली नहीं कराया जाता है। तो फिजिकली भी वो कम से कम किसी मौन पालन केंद्र पर या कहीं, नहीं तो हमारे यहाँ उनका स्वागत है, कहीं से भी आ सकते हैं, हमारे यहाँ रहने खाने की व्यवस्था भी है, हम उनको ट्रेनिंग भी करा देंगे। तो पूरा जब जानकारी हो जाए तब उसके बाद वो शुरुआत करें, और भी थोड़े पूंजी से शुरुआत करें, या योजनाओं का लाभ लेकर शुरू करना चाहें तो योजनाएं भी चलती हैं, प्रदेश में योजनाएं भी हैं, इसके लिए अनुदान भी मिलता है, उससे भी शुरू कर सकते हैं। तब स्टार्ट करें तो ज्यादा मतलब तो ये होगा कि नुकसान नहीं होगा, उनका फायदा ही फायदा होगा, प्लस में रहेंगे। और शुरुआत जब भी करें तो सीजन इसका होता है जैसे अक्टूबर से लेकर के और मार्च तक इसका हमारे मैदानी भाग में सीजन होता है। मधुस्राव काल जो होता है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक ही होता है। तो कोशिश यही करें कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो समय चल रहा है ये इसके शुरुआत करने के लिए अनुकूल समय है। ये नहीं कि अप्रैल मई जून में शुरू कराएं, क्योंकि अप्रैल मई जून में शुरू करेंगे तो कोई फायदा भी नहीं होगा, कोई अनुभव भी नहीं होगा। उस समय मधुमक्खियां ये बहुत जरूरी है कि शुरुआती दौर में ही आपको झटका लग जाए या आपको बहुत अपेक्षित नतीजे ना मिले तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा अरे इस काम में तो बहुत फायदा नहीं है। अच्छा, कितने बॉक्सेस से आपने राजू जी शुरुआत की थी और कितने बॉक्सेस तक आप पहुंच गए और कैसे, वो थोड़ा सा बताएं। ये हम शुरुआत किए थे 2 बॉक्स से, 2 हनी की कॉलोनी से हम शुरू किए थे, और अब हम तो 1000 कॉलोनी के आसपास चला रहे हैं। लेकिन हम सप्लायर हैं, सप्लाई भी करते हैं लोगों को, जैसे जो यहाँ आके प्रशिक्षण लेते हैं वो भी खरीद के ले जाते हैं, या जो सरकारी अनुदान पे लोग बक्से क्रय करते हैं वो भी हमारे यहाँ से करते हैं। तो हम कई हजार बक्सों की सप्लाई सालाना देते रहते हैं। लेकिन 1000 कॉलोनी की बढ़ती रहती है कॉलोनी हमारे पास, डिवीजन होती रहती है तो निकलता रहता है। जी, तो अब मैं चाहूंगा कि फटाफट, क्योंकि हमारे पास थोड़ा कम समय रहेगा, प्रोग्राम को अंत करने का समय आ रहा है, तो मुझे ये बताएं कि अभी आप उन लोगों को जो शुरुआत करना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, कितने बॉक्सेस से वो शुरुआत करें? क्या जैसे आपने बहुत छोटे स्तर पर शुरुआत की 1-2 बॉक्सेस से, उससे शुरुआत करें, पहले सीख लें और उसके बाद में फिर बॉक्सेस की तादाद को बढ़ाएं, और या फिर आपको लगता है कि अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट है, समझ है, तो वो ज्यादा बॉक्सेस के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं? अब कोई समस्या, हमारे समय में समस्या थी, जैसे हम लुधियाना से लाए, अब लुधियाना से उस समय कि हमको नकद खरीदना था, उस समय कोई योजनाएं हमारे समझ में नहीं, कोई पूंजी ज्यादा लगाना नहीं चाहते थे, और काफी दूर था, नई चीज थी, तो हमको दिक्कत थी। लेकिन आज के समय में कोई दिक्कत नहीं है। आज के समय वो जानकारी करके कम से कम 10 बॉक्स से तो शुरू करें, 50 से करें तो ज्यादा अच्छा, लेकिन 10 से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज का युवा जो है उसको रातों रात कुछ बनना है, रातों रात कमाई करना है, क्योंकि तमाम उसके चोर खर्चे हैं जो नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो कम से कम इतना तो शुरू करा कि 10 बॉक्स भी अगर शुरू कर देता है बढ़िया से, तो 10 बॉक्स से कम वो 4 कुंटल शहद पैदा करेगा सीजन में। और 4 कुंटल अगर 400 रुपया किलो बेचे तो 1,60,000 होगा, और 10 कॉलोनी खरीदने में उसका खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा, मतलब लाख रुपए से अधिक का उसको मुनाफा हो जाएगा खरीदने के बाद उसका अलग। जी, अच्छा राजू जी, मुझे संक्षेप में बताइए कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं जिनका फायदा किसान भाई उठा सकते हैं जो मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार सरकारी योजनाओं के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। जी, देखिए सरकारी विभागों में कई विभाग हैं, जैसे आपका खादी ग्राम उद्योग आयोग है, वो भी सब्सिडी के बक्से देता है, निःशुल्क भी बांटता है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है जो स्टेट का है, वो भी इस पे लोन पे बैंक एडेड सब्सिडी है। अगर आदमी पुरुष है तो उसको 25% सामान्य वर्ग के लिए, महिला वर्ग
के लिए 35%, आरक्षित वर्ग के लिए चाहे पिछड़ा हो एससी हो सबके लिए 35% सब्सिडी पर इन योजनाओं के फाइनेंस बारे कर में इंटरनेट पर, सरकारी वेबसाइट्स पर आपको भरपूर जानकारी मिलेगी। राजू जी, ये मुझे बताएं अब चलते चलते कि आपको कितनी मदद सरकार से मिल रही है, और आपको लगता है कि व्यवसाय आपके स्तर पर बड़ा हो जाए तब भी सरकार की मदद मिलती रहती है? ये जिला सरकार की मदद हमको नहीं मिलती है, किसानों को मिलती है। किसान हमारे यहाँ से क्रय करके ले जाते हैं, अपना बिल वाउचर प्रस्तुत करते हैं, अपना भुगतान पाते हैं, अपना कारोबार करते हैं। और हम तो सरकार, जैसे भारत में तो नेशनल बी बोर्ड बना हुआ है, एक बोर्ड हम लोगों का, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड, वो थोड़ा सा मैं समझ सहयोग के गया, लिए यानी बना। कि जो बहुत शुरुआत कर रहे हैं या जिनके पास बजट की दिक्कत है उनके लिए फायदेमंद है। चलते चलते अंत में मुझे बताएं बाय प्रोडक्ट्स के बारे में संक्षेप में, कि बात सिर्फ शहद तक नहीं है, मेडिकल यूज के लिए कई ऐसे बाय प्रोडक्ट हैं जो काफी महंगे बिकते हैं और पूरी दुनिया में जिनकी बहुत आवश्यकता होती है। ये बाय प्रोडक्ट्स यानी कि कई ऐसी चीजें हैं जो मेडिसिनल यूज की हैं, लोग शहद तक सीमित होते हैं, लेकिन मधुमक्खी पालन में उसका विष से लेके बहुत सारी चीजें हैं जिनका चिकित्सा में भी बहुत इस्तेमाल होता है। उन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। जी जी, ये मधुमक्खियां शहद के साथ साथ प्रोपोलिस देती हैं, रॉयल जेली देती हैं, बी पोलन है, बी वेनम है। तो ये सब औषधियां बहुत ही गुणकारी और कीमती हैं। और बहुत ही, इससे भी शहद के अलावा इससे भी आप चाहे किसान भाई तो अतिरिक्त फायदा उठा सकते हैं, और एक अपने व्यवसाय को अलग तरीके से बढ़ा सकते हैं। जी राजू जी, आपकी ये जो कहानी है ये बहुत ही प्रेरणादायी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो किसान भाई कृषि एक्सप्रेस को लगातार देख रहे हैं, कई कहानियां हमने रखी हैं, इस कहानी से वो बहुत कुछ सीखेंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप इसी तरह अच्छा काम करते रहें, इसी तरह प्रेरणा के स्रोत बने रहें, कई नए कारोबारी जो शहद का कारोबार करना चाहते हैं उनकी मदद करते रहें। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कृषि एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी राजू सिंह शहद कारोबारी की कहानी। कृषि एक्सप्रेस में अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।